मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने गणित शिक्षण विषय का अध्ययन कर रहे थे, तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपने अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण, जिसको निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं, इसका अध्ययन किया था। आपने वो वीडियो देख ली होगी, आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो अपने उसके अंदर पढ़ा था, जो उपलब्धि परीक्षण था उसमें बच्चे ने जो शिक्षण करवाया है उसके अंदर उसने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसका पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता था वो उपलब्धि परीक्षण था, अचीवमेंट टेस्ट था। और इसी के आधार पर बच्चे को अगली कक्षा में जो है प्रवेश दिया जाता था। अब अपने इसके अंदर पढ़ा था कि उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के थे, एक तो ज्ञानोर्जन के आधार पे था और दूसरा अपने इसके अंदर पढ़ा था निदानिक परीक्षण। तो पहला जो ज्ञानोर्जन के आधार पे उपलब्धि परीक्षण था उसके प्रकार से अपने वो पढ़ लिए थे, उसके अंदर सारे वो ज्ञानोर्जन के आधार पे उपलब्धि परीक्षण के प्रकार थे। जैसे मौखिक था, लिखित था, लिखित के अंदर जैसे निबंधात्मक था, वस्तुनिष्ठ था, लघुत्तरात्मक प्रश्नों वाला था। तो वो सारे ज्ञानोर्जन के आधार पर उपलब्धि परीक्षण के प्रकार थे। उसके बाद दूसरा अपने इसका पाठ पढ़ा था निदानिक परीक्षण। तो वो अपने आज शुरू कर रहे हैं। आज का अपना जो है प्रकरण है निदानात्मक परीक्षण है, निदानिक परीक्षण विषय पर गणितीय है। तो निदानिक परीक्षण को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये आपने नाम सुना होगा, जैसे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जो बीमारी होती है, मरीज जिस बीमारी से ग्रसित है उसकी जांच के लिए एक टेस्ट करवाता है, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं या निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो वो जो है टेस्ट करवाने का मतलब होता है कि उस बीमारी के कारण का पता लगाया जाता है कि ये बीमारी क्यों हुई है। बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट नहीं किया जाता, बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती, वो सोचते हैं कि क्या बीमारी है, इसका पता लगाने के लिए टेस्ट किए गए। ठीक है, जैसे मलेरिया रोग हो गया किसी को, तो डॉक्टर जो जांच करवाता है वो इस चीज़ को चेक करता है कि इसका कारण क्या है। ठीक है, तो जैसे किसी में ब्लड की कमी आ गई है, एनीमिया रोग हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, डॉक्टर जो जांच करवाएगा उसमें ये चीज़ देखेगा कि किस कारण से ये कमी आई है। ऐसे ही अपने शिक्षण के अंदर जब शिक्षक कक्षा बच्चों को पढ़ाता है, अध्ययन करवाता है, तो उसके अंदर कुछ बच्चे कई बार कक्षा में पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं बाकी बच्चों से। तो उन बच्चों के पिछड़ने का कारण क्या है, क्या वो बच्चे सामान्य जो है ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए कारण का शिक्षक क्या करता है, परीक्षण करता है, टेस्ट करता है। उसको अपने कहते हैं निदानात्मक परीक्षण या निदानिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये इसका अपने अर्थ हुआ कि कक्ष के अंदर बच्चों के जो अध्ययन के अंदर जो भी कठिनाई आती है या समस्या आती है, उसके कारण का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। तो शिक्षक जो है इसका उपयोग करके कारण पता लगा लेगा कि बच्चे जो क्यों पिछड़ रहे हैं। ये किसी विषय विशेष के अंदर हो सकता है या सभी विषयों के अंदर भी हो सकता है। मान लो कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो 6 सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं स्कूल के अंदर, तो हो सकता है कि वो किसी एक विषय के अंदर बच्चे पिछड़ रहे हो, बाकी विषयों के अंदर सामान्य अध्ययन चल रहा हो, बाकी विषयों में अच्छे अंक आ रहे हो। किसी एक विषय में, जैसे गणित की अपने बात कर रहे हैं, मान लो कि कक्षा में 50 बच्चे हैं, उसमें से 40 बच्चे जो हैं उनके गणित विषय के अंदर नंबर कम आ रहे हैं, बाकी विषयों के अंदर सभी के नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो गणित विषय के अंदर बच्चे पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं। तो फिर शिक्षक, गणित का शिक्षक जो है वो क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, निदानात्मक परीक्षण करेगा, पता लगाने के लिए गणित के अंदर बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं। शिक्षक के पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, या शिक्षण विधि अच्छी नहीं है, या कक्षा का वातावरण उत्तम नहीं है, या बच्चे गणित विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो जो भी कारण है XYZ, उसका पता लगाने के लिए शिक्षक जो परीक्षण करेगा वो निदानात्मक परीक्षण होता है। तो सभी विषय के अध्यापक अपने अपने विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं। यह सभी विषयों में हो सकता है और पूरी क्लास के बच्चों के लिए भी हो सकता है, या क्लास के कुछ बच्चों को निदानात्मक परीक्षण अपने करवा सकते हैं। मान लो किसी कक्ष के अंदर 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नंबर हैं वो कम आ रहे हैं,
किसी विषय विशेष के अंदर बाकी बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो जो 10 बच्चे पिछड़ गए हैं उनका भी अपने निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं, या पूरी क्लास के नंबर कम आ रहे हैं तो पूरी क्लास का भी अपने निदानात्मक परीक्षण जो है किया जा सकता है। तो ये निदानात्मक परीक्षण है। इसके बाद जब शिक्षक को ये पता चल जाएगा कि कारण क्या रहा है बच्चों के पिछड़ने का, तो फिर शिक्षक उस कारण को दूर करने का प्रयास करेगा, जिसे अपने कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। वो अपने इसके बाद पढ़ेंगे, निदानात्मक के बाद आएगा उपचारात्मक शिक्षण, तो उसमें उस कमी को दूर करने का प्रयास किए जाएंगे। तो अपने निदानात्मक परीक्षण पढ़ रहे हैं, ये इसका अर्थ जो है ये आपको मैंने बता दिया। परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा इसकी ये बन जाएगी कि कक्ष के अंदर किसी विषय विशेष के अंदर बच्चों के जो है पिछड़ने का कारण क्या रहा है उसका पता लगाने के लिए शिक्षक के द्वारा जो परीक्षण किया जाएगा वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। परिभाषा देगी इसकी अर्थ परिभाषा के बाद निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी शिक्षक को आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको बता दिया कि जब कक्ष के अंदर कुछ बच्चे किसी विषय विशेष के अंदर पिछड़ जाते हैं या सामान्य ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते तो फिर उसका पता लगाने के लिए इस परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अब गणित ऐसा विषय जिसके अंदर बच्चे त्रुटियां ज़्यादा करते हैं, किसी सूत्र के अंदर या किसी सवाल के अंदर बच्चे त्रुटियां करते हैं तो फिर शिक्षक क्या करता है, उन त्रुटियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण करता है। अब निदानात्मक परीक्षण के अंदर कोई बच्चा जो है एक ही प्रकार की त्रुटि को बार बार करता है या अलग अलग प्रकार की त्रुटियां करता है, तो उसके आधार पे जो निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसकी आवश्यकता है। इसके बाद है निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं और महत्व। निदानात्मक परीक्षण जब शिक्षक कक्ष में करेगा तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, मतलब कैसा होता है या उसके फायदे क्या क्या है, इससे मतलब बच्चों को क्या फायदा होता है, शिक्षक को क्या फायदा होता है। अब इसकी विशेषताओं में पहली बात है कि ये विश्वसनीय होती है और प्रत्येक छात्र की कमी खोजती है। अगर निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा कक्ष के अंदर तो एक तो विश्वसनीय होगा, विश्वसनीय इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर बच्चों के पिछड़ने के कारण का पता लगाया जाएगा, और दूसरा इसके द्वारा छात्रों की जो है कमी है उसका पता चलता है। प्रत्येक छात्र की कमी का पता चल जाता है कि जो छात्र है वो कौन से विषय में पिछड़ रहा है, किसी में आगे जा रहा है। दूसरा इसकी विशेषता है ये वैध होती है, तो ये अच्छे परीक्षण की विशेषताएं भी होती हैं। अलग से टॉपिक है मूल्यांकन के अंदर अपने पढ़ेंगे अच्छे परीक्षण या उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, तो उसके अंदर ये विशेषताएं आती हैं। विश्वसनीयता होनी चाहिए, अच्छे परीक्षण के अंदर वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, तो ये अपने वहाँ पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक। तो इसमें इतना याद रखना है निदानात्मक परीक्षण विश्वसनीय भी होते हैं और वैध भी होते हैं, ठीक है। और इससे छात्रों की जो कमी है उसका पता चलता है किसी विषय विशेष के अंदर या सभी विषयों के अंदर जो कौन से छात्र पिछड़ रहे हैं इनका अपने पता इस परीक्षणों के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। फिर वस्तुनिष्ठता होती है इन परीक्षणों के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी रहती है इन परीक्षणों के अंदर, ये भी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है और प्रत्येक छात्र के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होते हैं। निदानात्मक परीक्षण जो है यह कक्ष के सभी छात्रों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होते हैं, सभी बच्चों के अपने इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। अगली विशेषता इनके भी ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक के आधार पर इनको बनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक का मतलब ये बच्चों के मानसिक स्तर के और शारीरिक स्तर के अनुकूल होते हैं। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए अलग प्रकार का निदानात्मक परीक्षण होगा, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए अलग होगा। टॉपिक चाहे एक ही हो, क्योंकि गणित के अंदर शायद कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक टॉपिक लगभग समान रहते हैं, जैसे लाभ हानि है, प्रतिशत है, ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, आयत है, त्रिभुज है, ये सभी टॉपिक सभी क्लासों के अंदर मिलते हैं। अब 8वीं क्लास के बच्चे के लिए 10वीं क्लास के बच्चे के लिए टॉपिक चाहे एक ही हो, लेकिन निदानात्मक परीक्षण अलग अलग प्रकार का होगा, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होगा। इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक के आधार पर उनको बनाया जाता है। फिर छात्रों की योग्यता या दुर्बलता का मापन करते हैं। निदानात्मक परीक्षण से बच्चे की योग्यता या दुर्बलता का शिक्षक को आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे ने कितनी योग्यता हासिल कर ली है जो उसने ज्ञान दिया था उसके आधार पे, या दुर्बलता कितनी है बच्चे के अंदर, मतलब कितना पिछड़ गया, कितना पीछे रह गया सामान्य बच्चों से जो शिक्षक ने कार्य करवाया है उसका ज्ञान उसको कितना है, इसका पता निदानात्मक परीक्षण से आसानी से लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद है निदानात्मक परीक्षण से मिलने वाली सूचनाएं। निदानात्मक परीक्षण जब शिक्षक करेगा, शिक्षक के अंदर बच्चों से निदानात्मक टेस्ट लेगा बच्चों का, तो उससे क्या क्या सूचनाएं मिलती है इनको।
उसके बारे में तो पहला तो छात्र जो है किस प्रकार की त्रुटियां ज़्यादा कर रहे हैं, इसका पता शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण से आसानी से चल जाता है। बच्चों की त्रुटियों के प्रकार का पता अपने कह सकते हैं कि जो निदानात्मक परीक्षण से चलता है। जब निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा तो 10 बच्चे अगर टेस्ट देंगे तो उससे शिक्षक को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से प्रकार की त्रुटि बच्चे सामान्यतः ज़्यादा कर रहे हैं या किस बिंदु पे बच्चों की त्रुटियां ज़्यादा आ रही है। तो त्रुटियां जो है उसके प्रकार का पता चल जाएगा। फिर त्रुटियों को किन किन स्थितियों में बच्चे ज़्यादा करते हैं इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से चलता है। पहले तो त्रुटियों के प्रकार का पता चल जाता है कि त्रुटियां किस प्रकार की ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा किन किन स्थितियों में कर रहे हैं, मतलब वो त्रुटियों को बच्चा कहाँ बार बार दोहरा रहा है, किन किन जगहों पे, इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से बच्चों शिक्षक को आसानी से चल जाता है। इसके अलावा त्रुटियों को करने के कारण क्या है इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से चलता है, मतलब बच्चा वो त्रुटियां क्यों कर रहा है बार बार। ठीक है, सवाल के प्रकार का कारण है या सवाल जो है उसके संक्षिप्त या विस्तृत रूप का कारण है या सूत्र का कारण है, जो भी कारण है उसका पता इस परीक्षण के द्वारा आसानी से शिक्षक को चल जाता है। फिर त्रुटियों का अन्य त्रुटियों से कोई संबंध है कि नहीं है इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से शिक्षक को चलता है। बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की त्रुटियां भी करेंगे तो उन त्रुटियों का आपस में कुछ संबंध है या नहीं है, जो एक ही प्रकार की त्रुटि को दोहराया जा रहा है या अलग अलग प्रकार की त्रुटियां बार बार की जा रही है, इन चीज़ों का पता भी निदानात्मक परीक्षण से शिक्षक को आसानी से चल जाता है। फिर त्रुटियों का विस्तार कितना है, त्रुटियां जो है इस त्रुटियों का विस्तार का मतलब त्रुटियां कौन से प्रकार की त्रुटियां बार बार की जा रही है, कौन से प्रकार की त्रुटि एक ही प्रकार की है और इन त्रुटियों का विस्तार किस प्रकार से, इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से शिक्षक को चलता है। फिर ऐसी कौन सी त्रुटियां जिनका सामूहिक स्तर पर उपचारात्मक आवश्यक है, मतलब कौन सी त्रुटियां है जो बहुत ही गंभीर है बार बार की जा रही है और जिनका उपचार करना मतलब उन त्रुटियों को दूर करने के उपाय करना अति आवश्यक है, इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से शिक्षक को चलता है। तो इसके अलावा त्रुटियों का विषय सामग्री के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से शिक्षक को चलेगा। जो त्रुटियां बच्चे कर रहे हैं उनका जो शिक्षण सामग्री उनको सिखाई गई है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इसका पता भी निदानात्मक परीक्षण से शिक्षक को आसानी से चल जाता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो निदानात्मक परीक्षण से शिक्षक को पता चलती है, सूचना है। इसके बाद है निदानात्मक परीक्षण में रखी जाने वाली सावधानियां। जब निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष के अंदर तो उसमें उसको सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण कक्षा कक्ष के अंदर उपयोग में लेना चाहिए। तो पहला है शिक्षक को समय निदानित परख पत्रों का निर्माण कर परीक्षण लेनी चाहिए। शिक्षक को अगर निदानात्मक परीक्षण करना है तो समय उस निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना चाहिए, मतलब जो टेस्ट बनाया जाएगा उस टेस्ट का निर्माण शिक्षक को समय करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को पता होता है कि बच्चे जो है उसके विषय के अंदर पिछड़ रहे हैं और किस किस विषय वस्तु के अंदर वो ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, किस टॉपिक के अंदर बच्चों के अंक ज़्यादा कम आ रहे हैं। इस चीज़ का ज्ञान शिक्षक को होता है जो उनको मुख्य कक्ष में अध्ययन करवा रहे हैं, इसलिए निदानात्मक टेस्ट का निर्माण शिक्षक को समय ही करना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को छात्रों की पारिवारिक परिस्थितियों व व्यक्तिगत विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव ही बच्चों की प्रगति पे पड़ता है। शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण लेने से पहले बच्चों की जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यवस्था की या स्थितियों की जानकारी रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है उनके अंदर कोई पर्सनल प्रॉब्लम बच्चों की हो सकती है या व्यक्तिगत उनकी कोई समस्या हो सकती है जिसके कारण बच्चा जो है कक्षा में पिछड़ जाता है। व्यक्तिगत समस्या का मतलब जैसे किसी बच्चे को कई दिन से बुखार चल रहा है, वो कक्षा कक्ष में नहीं आ रहा, उस दौरान शिक्षक ने जो टॉपिक करवा दिया है वो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा और वो उस टॉपिक में पिछड़ जाएगा। या किसी बच्चे को घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इस कारण 3-4 दिन वो स्कूल नहीं आ पाया, जिस कारण से वो जो टॉपिक उस समय करवाएगा था उसमें पिछड़ जाता है। ये तो उसकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, ठीक है। कोई बच्चा बीमार भी हो सकता है या कोई उनको घर में कोई शादी समारोह भी हो सकता है जिस कारण बच्चा एब्सेंट था और वो टॉपिक जब करवा दिया गया तो बच्चे को समझ में नहीं आने के कारण वो पिछड़ गया, तो इसका प्रभाव भी बच्चे की जो है प्रगति में पड़ता है। दूसरा पारिवारिक जो है संबंध, बच्चे के परिवार के अंदर कई बार पारिवारिक समस्या होती है, जैसे बच्चे के परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई और समस्या है, आर्थिक प्रकार की समस्या हो सकती है, बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही स्कूल में, इसलिए बच्चा स्कूल में छुट्टी पे है और उस दौरान जो शिक्षण करवा दिया गया है उसके अंदर बच्चा पिछड़ जाएगा। तो शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण करने से पहले बच्चे की व्यक्तिगत
और पारिवारिक स्थितियों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव भी बच्चे की प्रगति पे पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक जो प्रकरण है उसकी विषय वस्तु के नए स्तर को ध्यान में रखते हुए निदानात्मक किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकरण जो होता है उसके अंदर जो विषय वस्तु है उनका कठिनाई स्तर जो है यह भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को या उनकी प्रगति को प्रभावित करता है। अगर कठिनाई ज़्यादा वाला प्रकरण है तो उसके छोटे छोटे उप विषयों के अंदर मतलब या सब यूनिट के अंदर अपने बांट करके छोटे छोटे बिंदुओं के अंदर बांट करके उनका अध्ययन करवाना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और बच्चा जो है ना पिछड़े। इन चीज़ों को भी शिक्षक को जो निदानात्मक परीक्षण से पहले ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर इसके अलावा कक्षा में जो उप इकाइयाँ हैं या प्रकरण पढ़ाते समय संबंधित विषय वस्तु के कठिन स्थलों को भली भांति स्पष्ट किया जाना चाहिए। अगर अपने कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें अंदर अगर कोई कठिन सूत्र आ रहा है, जैसे गणित के अंदर कठिन सूत्र आते हैं, कोई सवाल आता है, शिक्षक को उसको बीच में बड़े अच्छे से स्पष्ट करके बच्चों को समझा देना चाहिए, ताकि निदानात्मक परीक्षण के अंदर जो है बच्चों की प्रगति का अच्छे से अपने को पता चल सके। इसके अगला है निदानात्मक परीक्षाओं में दिए गए छात्रों के उत्तरों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए और उनकी त्रुटियों के प्रकार का विस्तार से अंकित किया जाए। अगर अपने निदानात्मक परीक्षण ले रहे हैं, उसके बाद जो बच्चों ने वो टेस्ट दे दिया, उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका गहनता से शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए और उसके अंदर जो त्रुटियां बच्चों ने की हैं उन त्रुटियों को, एक तो उनका प्रकार कैसा त्रुटियों का, किस प्रकार की त्रुटियां ज़्यादा आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उनको जो है विस्तार से चेक करते हुए अंकित किया जाना चाहिए और बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए। इस चीज़ का भी निदानात्मक परीक्षण के अंदर में शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। फिर त्रुटियों के उपचार के लिए योजना तैयार कर कक्षा में अध्ययन किया जाए। अब बच्चों ने जो त्रुटियां की हैं शिक्षक को उनका पता चल गया, उनको शिक्षक ने अंकित कर लिए कि कौन कौन से प्रकार की त्रुटियां बच्चों ने ज़्यादा की हैं। फिर उनका जो है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब उन त्रुटियों को दूर करने के उपाय करने चाहिए। जिस शिक्षण बिंदु में बच्चों ने त्रुटियां ज़्यादा की है, शिक्षक को वो शिक्षण बिंदु कक्षा में दोबारा से बच्चों को समझाया जाना चाहिए। समझाने के बाद उनका दोबारा से फिर टेस्ट लिया जाना चाहिए, जो उनको दोबारा से समझाया गया वो बच्चों ने ज्ञान कितना ग्रहण कर लिया है। तो कारण पता लगाना निदानात्मक है, फिर कुछ त्रुटियों को दूर करने के उपाय करना उपचारात्मक शिक्षण है। मतलब निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करनी आवश्यक होती है, तो ही बच्चे अपनी त्रुटियों को सुधार सकेंगे और उनको दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। इसके अलावा निदानात्मक परीक्षा बनाते समय छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का उपयोग करना चाहिए। अब शिक्षक ने बच्चों की जो त्रुटियां हैं उनको अंकित कर ली है और बच्चों को जो है उनको त्रुटियों से संबंधित जो ज्ञान है वो दे दिया है, उनको समझा दिया है कि त्रुटियों को कैसे दूर किया जाना है। उसके बाद अगर दोबारा से निदानात्मक परीक्षण अपने कर रहे हैं, फिर पता लगा रहे हैं बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं बार बार त्रुटियों समझाने के बाद भी, तो उसमें जो पहले बच्चों ने त्रुटियां की है उन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए, उन त्रुटियों का उपयोग करते हुए दोबारा से निदानात्मक परीक्षण भी किया जा सकता है। पता लगाने के लिए भी बच्चों को जो समझाया गया दोबारा से, उसमें किस प्रकार की त्रुटियां कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। फिर नवीन उप विषय पढ़ाने से पूर्व भी निदानात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। अगर अपने बच्चों को कोई नवीन विषय पढ़ाने जा रहे हैं या कोई नवीन विषय से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं तो उससे पहले भी निदानात्मक परीक्षण कर लेना चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए या उन्होंने जो पूर्व में कितना ज्ञान अर्जित कर रखा है इसका पता लगाने के लिए उससे पूर्व भी अपने निदानात्मक परीक्षण जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद फिर त्रुटियों को दूर करने के जो उपाय किए जाएंगे वो उपचारात्मक शिक्षण होगा। उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात यदि उपयुक्त लगे तो निदानित परीक्षा का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले निदानात्मक परीक्षण लिया जिसमें अपने को बच्चों की त्रुटियों के कारण पता चल गए, त्रुटियों के प्रकार पता चल गए, ठीक है, त्रुटियों का विस्तार पता चल गया। फिर शिक्षक क्या करेगा, उनको दूर करने का उपाय करेगा। वो जो कठिन विषय वस्तु उसको दोबारा समझाएगा, जो त्रुटि की है बच्चों ने त्रुटियां की उनको समझाएगा भी, ये त्रुटियां इस प्रकार से दूर करनी है। उसके बाद ये सब जो कार्य शिक्षक करेगा इसको कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण, दूर करने के उपाय जो शिक्षक करेगा। उपचारात्मक शिक्षण कर लिया, अब शिक्षक को ऐसे लगा कि मैंने जो त्रुटियां थी बच्चे की वो दूर करने के लिए उनको अच्छे से समझा दिया है, बच्चों ने समझ में आ गया है, अब बच्चे ये त्रुटियां दोबारा से नहीं करेंगे। अब शिक्षक इस बात का पता लगाने के लिए कि जो उसने दोबारा से समझाया है बच्चों की त्रुटियां दूर करने के लिए जो उपाय किए वो सफल हुए कि नहीं हुए, अब बच्चे त्रुटियां दूर कर लिए कि नहीं बच्चों ने, इसका पता लगाने के लिए शिक्षक दोबारा से भी निदानात्मक
परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले निदानात्मक परीक्षण होगा, कारण पता चल जाएगा, फिर उसको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होगा जिसमें त्रुटियां दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। उसके बाद दोबारा से फिर निदानात्मक परीक्षण लिया जाएगा। तो ये निदानात्मक परीक्षण था, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको अपने कहते हैं। तो इसके बारे में इतनी बातें आपने ध्यान में रखनी है। अगर पेपर में कोई प्रश्न आ जाते हैं तो ये बिंदु के जो आपको मैंने बताए हैं, ये पहले इसका परिभाषा जाएगी, फिर निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फिर निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं और महत्व क्या होता है, फिर निदानात्मक परीक्षण में मिलने वाली सूचनाएं कौन कौन सी होती है, और निदानात्मक परीक्षण में रखी जाने वाली सावधानियां, ये हेडिंग डाल के आप इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो कल अपने अब ये था निदानात्मक, मतलब बच्चे त्रुटियां क्यों कर रहे हैं, बच्चे पीछे क्यों रह गए, किस सब्जेक्ट में क्यों पिछड़ गए, अंक कम क्यों आ रहे हैं, इनका कारण पता लगाने के लिए किया जाता है। अब कल अपने पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण, जिसके अंदर बच्चों की जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। तो निदानात्मक परीक्षण इतना ही था, आप इसको अच्छे से देख लेना, तो समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।